हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ये वीडियो हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि इसके टॉपिक थोड़े ज़्यादा लेंदी है और मैंने इसको एज इट इज़ ऐसा लिखा है कि आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। हेट्रोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन फीचर ऑफ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि एक हेट्रोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसे हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड रहेगा। ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ देखने मिलती है। ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटस एंड सीवीएस डिजीज़। ठीक है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस होने का या फिर सीवीएस की डिजीज़ होने का। इसके मेजर फीचर्स क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ये मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का। कौन कौन से फीचर्स हैं? सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डायबिटीज़ का। सबसे पहले है इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसका 10% अकरेंस रेट है। इसकी डेफिनेशन है ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस भी 2 टाइप का होता है, टाइप 1A डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 1B डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1A डायबिटीज़ मेलाइटस इज इम्यून मीडिएटेड और टाइप 1B डायबिटीज़ मेलाइटस इज इडियोपैथिक। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस दैट इज 80% अकरेंस रेट। It is a progressive loss of beta cell insulin secretion with insulin resistance। इसमें हमें 2 चीज़ें देखने मिलेगी। टाइम के साथ साथ बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन होना कम हो जाएगा और दूसरा इंसुलिन का रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी खराब हो जाएंगे। थर्ड है इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में होता है? प्रेगनेंसी में, और इसका अकरेंस रेट है 4%। फोर्थ टाइप का है स्पेसिफिक टाइप ड्यू टू अदर कॉजेज़, मतलब डायबिटीज़ होने के कुछ अलग ही कॉजेज़ हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या है? जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन। कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से बीटा सेल का फंक्शन ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होगा यंग्स में और नियोनेटल डायबिटीज़ होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन। ठीक है, मतलब इंसुलिन का एक्शन ख़राब हो गया, इंसुलिन का रिसेप्टर में म्यूटेशंस हो गए हैं जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। थर्ड है डिजीज़ ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस एंड पैनक्रियाटेक्टोमी। ठीक है, पैनक्रियाज में कुछ भी डिजीज़ होगी उसकी वजह से ये अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन। फोर्थ एंडोक्राइनोपैथीज जैसे कि एक्रोमेगैली और फियोक्रोमोसाइटोमा। फिफ्थ ड्रग्स एंड केमिकल इंड्यूस, कुछ ड्रग्स और केमिकल्स भी इंड्यूस कर सकते हैं डायबिटीज़ को, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायराइड हार्मोन, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सिक्स्थ इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंड्यूस हो गई, जैसे साइटोमेगैलोवायरस का इन्फेक्शन और कंजेनाइटल रुबेला। सिक्स्थ जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। एट्थ है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स। अब देख लेते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है, अब इसको एज इट इज़ याद कर लेना।
सबसे पहले इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी में अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो 50% चांस है कि दूसरे को भी हो जाए, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और इसमें ससेप्टिबिलिटी जीन ऑन HLA रीजन, HLA रीजन के कौन कौन से जीन की वजह से ससेप्टिबिलिटी होती है, HLA-DR3 एंड HLA-DR4, पॉलीमॉर्फिज्म इन CTLA4 एंड PTP-N22, ठीक है। इनका पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने मिलेगा। और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इंड्यूस कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को। इसमें सबसे पहले है वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स एंड रुबेला का, दूसरा इंडक्शन विद केमिकल्स, केमिकल्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, थर्ड जियोग्राफिक या फिर सीजनल वेरिएशन, एंड फोर्थ इज बोवाइन मिल्क प्रोटीन से एक्सपोजर, ठीक है। इन सब रीजंस की वजह से क्या देखने मिलेगा, 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल्स, मतलब जो टी सेल्स हैं उनका सेल्फ टॉलरेंस ख़राब हो गया है। मतलब टी सेल्स जो अपनी बॉडी के होते हैं ना, वो अफेक्ट नहीं करते खुद की बॉडी के सेल्स को, वो सेल्फ टॉलरेंस जो है वो फेल हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बीटा सेल को जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होने लगेगी इंसुलिन की। और एक होते हैं TH1 सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, IFN गामा एंड TNF, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करेंगे जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। एक होते हैं CD8+ टी सेल्स जो कि डायरेक्टली किल कर देते हैं, CD8+ टी सेल्स किलर टी सेल्स होते हैं, है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि डायरेक्टली किल कर देते हैं बीटा सेल को, जिसकी वजह से इंसुलिन कम हो जाएगा। और एक होता है ऑटो एंटीबॉडीज़, मतलब बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई बॉडी में ही, तो वो भी डिस्ट्रक्ट कर देंगी बीटा सेल्स को, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पैथोजेनेसिस। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर ये काफ़ी सिंपल है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसके 2 फीचर्स देख लेते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया होता कैसे है। इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन, या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया, या दूसरा पॉइंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, या रिसेप्टर्स ख़राब हो गए हैं, ठीक है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा तो भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसमें भी हमें 2 तरह के फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या है, कॉन्कॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस इज 80%, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस हैं अगर, तो अगर एक को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो दूसरे को भी चांस है कि 80% चांस है कि दूसरे को भी हो जाएगा। बोथ पेरेंट डायबिटिक 50% रिस्क टू द चिल्ड्रन, अगर दोनों पेरेंट डायबिटिक है तो 50% रिस्क है कि चिल्ड्रन को डायबिटीज़ होगा, जिसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक जीन्स, जो कि पास ऑन हो जाते हैं अगली जनरेशन में। दूसरा आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, लो फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइटरी हैबिट्स, ये सब क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ को, ठीक है, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। ये इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, कि धीरे धीरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट आने लगेगा। अब मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से 2 चीज़ें हो रही हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल डिसफंक्शन। तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट इतना हुआ कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगा, मतलब इंसुलिन के रिसेप्टर्स ख़राब हो गए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को 3 चीज़ें और प्रमोट करती हैं, फ्री फैटी एसिड का बढ़ा हुआ लेवल, इन्फ्लामेशन और एडिपोकाइंस। कौन कौन सी 3 चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रमोट करती हैं, फ्री फैटी एसिड, इन्फ्लामेशन एंड एडिपोकाइंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा, अब इंसुलिन रिसेप्टर्स तो ख़राब हो गए हैं, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मसल, ये तो कॉमन सी बात है कि ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाएगा मसल्स में। डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज टूटेगा भी नहीं। डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन लिवर, मतलब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। और इनेबिलिटी टू सप्रेस द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब बॉडी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक ही नहीं पाएगी। एक पहली बात, ग्लूकोज मसल्स में जा नहीं रहा, ग्लूकोज टूट नहीं रहा, और फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक भी नहीं रहा है, मतलब सब चीज़ें हाइपरग्लाइसीमिया को प्रमोट कर रही हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। अब हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से दूसरा पॉइंट था बीटा सेल का डिसफंक्शन, कि बीटा सेल भी धीरे धीरे डिसफंक्शन, उनका फंक्शन ख़राब हो जाएगा।
तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज होगा उसे बोलते हैं कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया। बॉडी क्या करेगी, जो खराब बीटा सेल है उनके अगेंस्ट वो अच्छे बीटा सेल्स को बनाना चाहेगी, तो बीटा सेल का हाइपरप्लेजिया होने लगेगा। तो बीटा सेल का हाइपरप्लेजिया अगर हुआ तो कंपनसेट अगर बॉडी ने कर लिया उस कंडीशन को, तो उससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नॉर्मोग्लाइसीमिया, मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। पर अगर कंपनसेट नहीं हो पाया तो क्या होगा, बीटा सेल का फेलियर होने लगेगा। बीटा सेल फेलियर ये अर्ली स्टेज है जिसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, मतलब बॉडी से अब नहीं हो पा रहा, तो अर्ली स्टेज आई। फिर उसके बाद आएगी लेट स्टेज। लेट स्टेज में डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड देखो डायबिटीज़ के ऊपर 2 पॉइंट्स जो हैं, पहले नॉर्मोग्लाइसीमिया की स्टेज थी, उसके बाद वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की तरफ गई, फिर उससे अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो गया। कितना आसान था ये। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखना और बनाना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और इसे कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि देखो इसमें कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ भी बोला जाता है।